आज हम पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम किसी भी विषय के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेंगे कि वो विषय आखिर है क्या। तो हम पर्यावरण की बात करते हैं, तो आइए हम जानते हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण अगर हम पर्यावरण के शब्दों को तोड़ते हैं तो हमें दो शब्दों का मेल प्राप्त होता है, परि धन आवरण। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, परि का अर्थ होता है चारों ओर, तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा। घेरा अर्थात जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही हमारा पर्यावरण है। अब हम पर्यावरण की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब आइए जानते हैं कि पर्यावरण की संरचना का निर्माण किन घटकों से होता है। पर्यावरण की संरचना में तीन घटक प्रमुख रूप से कार्य करते हैं। जैविक घटक, इसे हम जैविक पर्यावरण भी कह सकते हैं। अजैविक घटक, इसे हम अजैविक पर्यावरण भी कह सकते हैं। और हमारे ऊर्जा घटक। अब हम देखते हैं कि हमारे जैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो हम जैविक घटक के अंतर्गत जीव, वनस्पति, तथा सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे कि ये हमारे एनवायरनमेंट में किस प्रकार से, पर्यावरण की संरचना के निर्माण में किस प्रकार से सहायक होते हैं। वहीं अब हम बात करेंगे अजैविक घटक की। इसमें हमारे आता है स्थल मंडल, स्थल मंडल के अंतर्गत हम मृदा को रखते हैं। वायुमंडल, इसके अंतर्गत हम वायुमंडल में पाई जाने वाली नमी तथा आर्द्रता का अध्ययन करेंगे। ये हमारा जलमंडल, जिसके अंतर्गत हम जल का अध्ययन करेंगे। तथा जो हमारे ऊर्जा घटक है, इसके अंतर्गत प्रकाश तथा ताप का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, पर्यावरण परिधन आवरण से मिलकर बना हुआ है। परि का अर्थ जहां पर चारों ओर, आवरण का अर्थ घेरे हुए, अर्थात जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही हमारा पर्यावरण है। और पर्यावरण की संरचना का निर्माण कैसे होता है, तो ये हम देखते हैं। ये तीन घटकों से मिलकर होता है। पहला जैविक घटक, अजैविक घटक, ऊर्जा घटक। जैविक घटक में हमारे जीव, वनस्पति, सूक्ष्म जीव आते हैं, तथा अजैविक घटक के अंतर्गत स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल आते हैं। अब इसके पश्चात हम स्थल मंडल में देखते हैं मृदा। मृदा में क्या होता है, वनस्पतियों का निर्माण होता है, जो एक प्राथमिक उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। वो प्राथमिक उत्पादक क्यों है, ये क्योंकि जो हमारे प्रकाश संश्लेषण से ये अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं, जिन्हें हमारे आगे वाले जो जीव जंतु होते हैं वो उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ये हमारे जो मृदा में वनस्पतियां उगती हैं वो प्राथमिक उत्पादक के रूप में कार्य करती हैं। वायुमंडल में हम नमी, आर्द्रता का अध्ययन करेंगे। और हमारा जो जलमंडल है उसके अंतर्गत हम जल,
ऊर्जा घटक में हम प्रकाश और ताप का अध्ययन करेंगे। अब आइए हम डिटेल में जैविक पर्यावरण को देखते हैं। जैविक पर्यावरण या जैविक घटक, जिसे हमने 3 चीजों में विभाजित किया था। जीव, वनस्पति तथा सूक्ष्म जीव। अब हमारे जीव के अंतर्गत क्या होते हैं, जैसे जो जीव होते हैं इन्हें हम पोषण के आधार पर 3 प्रकार में विभक्त करते हैं। किसके आधार पर? पोषण के आधार पर। पोषण के आधार पर हम इन्हें 3 भागों में विभक्त करते हैं। पहले होता है मृतोपजीवी या मृतजीवी, मृतोपजीवी, परजीवी, मृतोपजीवी, परजीवी, प्राणी समभोजी। समभोजी। मृतोपजीवी के अंतर्गत हमारे कवक और बैक्टीरिया आते हैं। कवक तथा बैक्टीरिया आते हैं। अब हम समझते हैं कि पहले मृतोपजीवी कहते किसे हैं। जो मृतोपजीवी जीव जंतु होते हैं वो अपने भोजन को प्राप्त करते हैं सड़े गले जो मृत हो चुके होते हैं। मृत पदार्थों से ये अपने पोषण प्राप्त करते हैं, जिनमें कवक आते हैं और बैक्टीरिया आते हैं। परजीवी क्या होते हैं? परजीवी जो अपना भोजन दूसरे जीव जंतुओं पर डिपेंड होते हैं और उनसे प्राप्त करते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल में हो गया जोक। जोक क्या करता है? वो किसी जीव जंतु का के ऊपर रहता है, आश्रय प्राप्त करता है, उससे खून प्राप्त करता है, जो उसका भोजन होता है, खून चूसता है और इस प्रकार से उसका पोषण होता है। तो ये किस पे डिपेंड है? दूसरों पे डिपेंड है। ये मृत चीजों से अपने भोजन प्राप्त कर रहे हैं और ये दूसरों पे आश्रित हैं और दूसरे से उन पर रह भी रहे हैं और उनका भोजन, उनका पोषण भी प्राप्त कर रहे हैं। जोक हो गया, खटमल हो गया। प्राणी समभोजी की बात करते हैं। प्राणी समभोजी वो होते हैं जो तरल या ठोस पोषक पदार्थों को अपने मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं, जिसमें आता है मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। तो देखा आपने, हमने जीव के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब हम बात करेंगे वनस्पतियों के बारे में। जो हमारी वनस्पति होती हैं ये प्राथमिक उत्पादक के रूप में कार्य करती हैं। प्राथमिक उत्पादक या उत्पादक, उत्पादक के रूप में कार्य करती हैं। जो हमारी वनस्पतियां होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करती हैं और इसी भोजन को अन्य जीव जंतु ग्रहण करते हैं जो कि उपभोक्ता होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी वनस्पति होती है वो भी जैविक पर्यावरण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। उसके बाद हम सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं। जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में जो सड़े गले चीजें होती हैं, अगर आप देखते हैं कि जैसे जो अगर कुछ समय के लिए हम किसी चीज को छोड़ देते हैं तो उसमें कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं और धीरे धीरे वो उसको सड़ा गला कर पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। तो यही काम सूक्ष्म जीव हमारे करते हैं। ये अपघटनकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, चीजों को सड़ा गला देते हैं और उन्हें ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थों के रूप में मृदा में वापस मिला देते हैं।
हमने जैविक पर्यावरण को पढ़ लिया है, अब हम अजैविक पर्यावरण के बारे में अध्ययन करते हैं। इसे हम अजैविक पर्यावरण या अजैविक घटक कहेंगे। अजैविक पर्यावरण या अजैविक घटक। इसे भी हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया था। स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल। तो अब हम जो हमारा स्थल मंडल है वो 29% पाया जाता है, जबकि जो हमारा जल मंडल है वो 71% पाया जाता है। फ्रेश वाटर की मात्रा यहाँ पर, फ्रेश वाटर अर्थात मीठा जल जो हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं, वो मात्र 3% पाया जाता है हमारी पृथ्वी पर। तो हम स्थल मंडल को किस प्रकार से ये अजैविक घटक के रूप में आता है, इसमें जो मृदा होती है, आप लोगों ने देखा होगा अगर कोई मृदा है और उसमें कुछ समय पश्चात आप ध्यान देंगे तो कुछ समय पश्चात अगर आप कुछ नहीं भी उसमें बोते हैं तब भी उसमें बीज वगैरह द्वारा पेड़ आ जाते हैं। और ये जो पेड़ होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। जब अन्य जीव जंतु इनको ग्रहण करते हैं तो वो एक खाद्य श्रृंखला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे ये हमारा पेड़ है, इसे किसी खरगोश ने खाया, खरगोश ने खाया और खरगोश को शेर ने खा लिया। तो यहाँ पर जो हमारा ऊर्जा जो उत्पादन हो रहा है जो ऊर्जा का, वो हमारा पेड़ पौधे कर रहे हैं। किसकी हेल्प से? सूर्य की हेल्प से, सूर्य की प्रकाश की सहायता से। ये यहाँ पे प्रकाश इसका पहुंचता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके माध्यम से यहाँ भोजन बना। तो ये भोजन बनाने का कार्य कर रहा है, इसलिए इसको हम उत्पादक कहते हैं। तथा इस उत्पादक से अन्य जीव जंतु भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो इसलिए ये उपभोक्ता का रोल निभाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। तो अब जो हमारे पेड़ पौधे हैं उन्हें जो उगने के लिए या उनकी ग्रोथ के लिए जो भी चीजें आवश्यक है वो कहाँ से प्राप्त हो रही है? मृदा से। इस प्रकार से स्थल मंडल में मृदा का बहुत ही ज्यादा अहम रोल हो जाता है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की। सबसे पहले हम बात करेंगे वायुमंडल में गैसों की संगठन की। पृथ्वी से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पे हमारा वायुमंडल पाया जाता है और वायुमंडल एक बहुस्तरीय गैसों के मिश्रण होता है। जो इसमें बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, तो सबसे ज्यादा जो हमारी गैस पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। उसके बाद हमारी ऑक्सीजन 21%, आर्गन
0.9% कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03% प्राप्त होती है। ये मुख्य गैसें हैं, हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। अब हम वायुमंडल की संरचना की बात करते हैं। तो वायुमंडल का संरचना जो है वो 5 स्तरों में बटा हुआ है। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, तथा वायुमंडल। जो हमारा क्षोभ मंडल होता है, वो क्षोभ मंडल में जो आकाशीय बिजली वगैरह होती है, वो सारी घटनाएं, बिजली का कड़कना, तूफान, बवंडर जो भी होता है वो क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल के ऊपरी स्तर पर ओजोन परत पाई जाती है। तथा यहां पर वायुयान चलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आयन मंडल में हमारे रडार वगैरह लगाए जाते हैं। सॉरी, माफ करिएगा। हाँ, आयन मंडल में हमारे रडार लगाए जाते हैं तथा वायुमंडल में उपग्रहों को छोड़ा जाता है। तो ये हुई वायुमंडल की संरचना। उसके बाद हम बात करते हैं जलमंडल की। जैसा कि आप जानते ही हैं, जल 71% पाया जाता है और जो हमारी पूरी पृथ्वी पे जो जल की मात्रा है वो 71% है। लेकिन जो फ्रेश वाटर जिसे हम पीने के लिए यूज करते हैं वो 3% आता है। और जैसा कि जो जल होता है वो हमारे मनुष्य की जैविक क्रियाओं के लिए तथा अन्य जीव जंतुओं की जैविक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में इसका भी बहुत अहम रोल होता है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा घटक की। ऊर्जा घटक के अंतर्गत हम ताप व प्रकाश का अध्ययन करते हैं। किसी भी वनस्पति के उगने के लिए ताप और प्रकाश का बहुत ही अहम रोल होता है। जैसे कि ताप के आधार पे कुछ पौधे उष्णकटिबंधीय तथा कुछ पौधे शीतोष्णकटिबंधीय होते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगने वाले होते हैं। तो जो हमारी शीतोष्णकटिबंधीय में आती है, जैसा कि आप सभी भारत में देखते हैं, हमारे जो धान है वो कैसी फसल है, शीतोष्णकटिबंधीय। जबकि जो गेहूं है वो उष्ण, जो हमारी उष्णकटिबंधीय जलवायु में होने वाली जो फसल होगी वो धान होगी।
तथा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में गेहूं होगी। अब हम बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश किस प्रकार से वनस्पतियों को प्रभावित करता है? किसी भी पौधे के उगने के लिए उसके बीजाणुओं के पनपने के लिए तथा अंकुरण के लिए भिन्न भिन्न प्रकाश की आवश्यकता होती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें दीर्घकालीन प्रकाश की आवश्यकता होती है तथा कुछ को अल्प अवधि में ही उनकी सभी जैविक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए प्रकाश पर्याप्त होता है, वो थोड़ा कम ही मात्रा में। तो इसलिए प्रकाश और ताप भी जो हमारी वनस्पतियां होती हैं उन्हें प्रभावित करती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे।